गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू निक एजुकेशन। तो देखिए, जो आपका सीपी नेट है उसमें जो आपकी यूनिट है, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो देखिए, आपका जो सीपी नेट है उसमें जो आपकी 7वीं यूनिट थी, ठीक है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड एवं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हुआ आपका, आपका हुआ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो देखिए, जो आपका सीपी नेट है उसमें जो आपकी 7वीं यूनिट थी केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में जो आपका केमिकल बॉन्ड था, ठीक है, जैसे आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हुआ, आपका कोवैलेंट बॉन्ड हुआ, आयनिक बॉन्ड हुआ, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने प्रॉपर स्टडी की थी, ठीक है। इससे क्वेश्चंस काफी आते हैं। इस क्वेश्चन से आपसे पूछ दिया जाएगा NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है, H2O में आपका कौन सा बॉन्ड होता है, आपका जो CaCl2 है इसमें आपका कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ऐसा कौन सा बॉन्ड होता है जो जल में घुलनशील होता है, ऐसा कौन सा बॉन्ड होता है जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है, ठीक है, या कुचालक होता है। इस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज आप लोगों को हम बताएंगे वीक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। इससे पिछली वीडियो में जो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, ठीक है, यानी सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध और तथा उप सहसंयोजक बंध, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने प्रॉपर स्टडी की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से चेकआउट आप कर सकते हैं, ठीक है। आज आप लोगों को हम बताएंगे जो आपके वीक बॉन्ड है यानी दुर्बल अम्ल, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा। जो आपका मतलब यूरिया होता है इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है, इथिल एल्कोहल में कौन सा बॉन्ड होता है, आपसे पूछ दिया जाएगा। देखिए, जो आपका अमोनिया है इसमें आपका कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपका D2O तथा H2O में जो मेन अंतर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा D2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, D2O का यूज किसमें किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको सॉफ्ट वाटर तथा हार्ड वाटर के बारे में भी स्टडी प्रॉपर कराई जाएगी, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आते हैं, जल ये टॉपिक है आपका। तो आज आप लोगों को हम बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग में आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका वीक बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए, आपकी 7वीं यूनिट थी सीपी नेट में, आपकी जो 7वीं यूनिट थी जिसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधुता। तो देखिए, रासायनिक बंधता आप आगे आप लोगों को बताया था। रासायनिक बंध क्या होते हैं, यानी किसी के कोई भी अणु है उसके परमाणुओं के बंध जो बॉन्डिंग होती है या जिसके मध्य कोई फोर्स लगता है, उस फोर्स को आपका रासायनिक बंध कहा जाता है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। आपके 3 प्रकार से केमिकल बॉन्डिंग थी। आयनिक बंध जो NaCl के बीच पाया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो आपका आयनिक बंध होता है इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। NaCl हुआ आपका CaCl2। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था सहसंयोजक बंध के बारे में, ठीक है, यानी दो परमाणुओं के मध्य बराबर की साझेदारी के द्वारा जो बॉन्ड बनते हैं उनको कहा जाता है आपका कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, यानी सहसंयोजक बंध, जिसमें आपका था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए, जिसके नेक्स्ट आप लोगों को बताया था मैंने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, यानी एक ही परमाणुओं के द्वारा डोनेट किया जाए, जिसमें केवल एक ही जो परमाणु है वो आपका डोनेट करे, उसको ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों को बताएंगे हम वीक बॉन्ड के बारे में। तो देखिए, ये आपका था जिसमें आपका टॉपिक है वीक बॉन्ड। इससे क्वेश्चन आते हैं। वीक बॉन्ड हिंदी में बोलते हैं दुर्बल बंध, यानी ऐसे बंध जिसको आप आसानी से तोड़ सकें, ठीक है। तो देखिए, जिसमें से आपके 2 बॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला बॉन्ड है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, नेक्स्ट है आपका वॉन डेर वाल्स बॉन्ड। हिंदी में बोलते हैं इसको हाइड्रोजन बॉन्ड,
और इसको बोलते हैं वॉन डर वाल्स बल। तो देखिए जिसमें से आप लोगों को हम बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ दिया जाएगा लाइक H2O में कौन सा बॉन्ड होता है, आपके एथिल अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड होता है, ईथर में आपके कौन सा बॉन्ड होता है। ठीक है, आपसे अंतरा अणु आकर्षण बल के बारे में पूछ सकते हैं, या आपका अंतः अणु जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए क्या होता है। तो देखिए जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड आपका वॉन्डर वॉल फोर्स से कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ये जो बॉन्ड होता है, ये बंद किससे स्ट्रांग होता है, वॉन्डर वॉल्स जो बल होता है उससे कैसा होता है, मजबूत होता है। ठीक है, कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। लेकिन जो आपका सहसंयोजक बंध था, जिसमें आपका सहसंयोजक बंध, आपका सहसंयोजक बंध हुआ, ठीक है, लाइक आपका उप सहसंयोजक बंध हुआ, आपका आयनिक बंध हुआ। आयनिक बंध से कैसा होता है, आपका वीक होता है। ठीक है, ये किससे स्ट्रांग होता है, ये वॉन्डर वॉल्स की अपेक्षा कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। लेकिन जो आपके एक प्रकार से जो स्ट्रांग बंध होते हैं उनकी अपेक्षा ये कैसा होता है, वीक होता है। ठीक है, इसको आसानी से मतलब तोड़ा जा सकता है। तो देखिए आपका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो किसी भी जो इलेक्ट्रॉन जो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, लाइक आपका जैसे फ्लोरीन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, इनसे ये बॉन्ड बनाता है, उसको ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यानी जब आपका जो हाइड्रोजन है या तो वो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ होगा या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। ठीक है, तो इस प्रकार के बंध को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं, जिसमें जो आपका हाइड्रोजन है ये आपसे पूछ सकते हैं या तो फ्लोरीन के साथ ऐड होगा या ऑक्सीजन के साथ या आपका नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये जो आपके एलिमेंट होते हैं ये कैसे एलिमेंट होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जिनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो सबसे अधिक होती है। आपका जो फ्लोरीन होता है, जो देखिए जिनको किस में रखा गया है, ग्रुप 17 में रखा गया है। ठीक है, आगे मैंने बताया था जो आपकी ग्रुप 17 में आपकी जो हैलोजन फैमिली है उसको रखा गया है। ठीक है, जैसे आपका फ्लोरीन हुआ, लाइक क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ और आयोडीन हुआ। तो देखिए जिसमें से आपका जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था कि सबसे अधिक विद्युत जो ऋणात्मक जो तत्व है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो इलेक्ट्रॉन जो विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है वो आपका फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट जो आपका क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब आपका हाइड्रोजन या तो किसी फ्लोरीन से जुड़ा हो या ऑक्सीजन से जुड़ा हो, लाइक नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इनके बीच प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे, जैसे आपका हो गया यूरिया, आपसे पूछ देंगे यूरिया में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यूरिया में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो H2O में पाया जाता है। ठीक है, HF में पाया जाता है, लाइक आपका जो एसीटोन है इसमें भी पाया जाता है, लाइक आपका जो इथिल अल्कोहल है इसमें भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो आपको कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे, आपसे पूछेंगे निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जब इसका अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से जान जाएंगे। अब देखिए आप खुद देख सकते हैं, तो देखिए इसमें फ्लोरीन प्रेजेंट है, इसमें देखिए हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन ऐड है ना,
नेक्स्ट देखिए आपके हाइड्रोजन के साथ कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, आपका OB है यानी कीटोन ग्रुप, ठीक है। देखो नेक्स्ट दे सकते हैं आपका जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ भी कॉम्बिनेशन कर रहा है, ठीक है। और इसमें भी दे सकते हैं हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कर रहा है जिसके फलस्वरूप आपके H2O का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट देखिए इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके बीच एक प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपसे पूछ देंगे कि इसमें जो हाइड्रोजन है वो किन किन एलिमेंट से मिलकर जुड़ा हुआ होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, लाइक नाइट्रोजन हुआ। अब आप लोगों को हम बताते हैं हाइड्रोजन बंध के प्रकार, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अब आप लोगों को बताते हैं जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है ये आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है ये आपका 2 प्रकार का होता है। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, नेक्स्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतरा अणुक आकर्षण बल या हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको बोलेंगे अंता अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, ठीक है। इससे देखिए मोस्टली इसके एग्जाम्पल पूछ दिए जाएंगे, आपसे पूछ दिया जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में आपका कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इंटर होता है या इंट्रा होता है, ठीक है। तो आपको बताना है, इसमें से आपसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हिंदी में जिसको बोलते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। तो देखिए अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या होता है। तो देखिए जब आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो 2 या 2 से अधिक अणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। एक तो इसमें आपका हाइड्रोजन होगा, नेक्स्ट आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो प्रेजेंट होगा। यानी जब आपका हाइड्रोजन बॉन्ड 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा जब 2 अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं जब हाइड्रोजन बॉन्ड 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अणु के परमाणुओं के मध्य पाया जाता है या परमाणुओं के बीच बनता है तो उसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, IHB यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल मोस्टली पूछ दिए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए जैसे आपका हुआ HCN, ठीक है, नेक्स्ट आपका हुआ बोरिक एसिड H3BO3, नेक्स्ट आपका हुआ एथिल एल्कोहल, और नेक्स्ट आपका हुआ HNO2। तो आप लोग इसमें देखिए आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो नाइट्रोजन से कॉम्बिनेशन कर रहा है साइनाइड ग्रुप से, इसमें आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसमें भी आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, इसमें आपका नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है इसमें, जैसे आपका हुआ
अमोनिया भी होती है इसमें, ठीक है। लाइक आपका जो H2O है इसमें भी आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो आपके अणु के परमाणु है वो दो दो है, ठीक है, दो या दो से अधिक है ना, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई एक अणु के बीच तो लग नहीं रहा है ना, ये दो अणुओं के बीच लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट आपको हम बताते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है आपका दूसरा है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए आपका अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब आपका जो हाइड्रोजन है वो एक ही अणुओं के बीच पाया जाए, ठीक है। यानी ऐसा बॉन्ड जब वो एक ही अणुओं के बीच बनता है, ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक अणु नहीं होते हैं। यानी जब आपका हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही अणु के परमाणुओं के बीच बनता है उसको अंतः अणुक आकर्षण बल या अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं जब आपका हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही अणु के परमाणुओं के बीच बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जब आपके एक ही अणु के परमाणुओं के बीच बने तो इंट्रा, ठीक है, और जब दो या दो से अधिक अणु के परमाणुओं के बीच बने तो इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसके एग्जाम्पल मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल में जैसे आपका हो गया डीएनए, ठीक है, आपका डीएनए हो गया जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है आपका आरएनए जिसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन जिसकी इकाई क्या होती है बताइए, कल बताया था आप लोगों को, जिसकी इकाई क्या होती है एमाइनो एसिड, जिसमें आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो और COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है प्रोटीन में। और आपका बॉन्ड कौन सा बनता है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट आपका है देखिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डाइड। ये देखिए क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डाइड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपका जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो आपके ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डाइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि ये पेपर में पूछा गया था इसलिए, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, देखिए इस तरीके से, जैसे आपका है इसका नाम क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डाइड। जब आपका OH ग्रुप कहां पर प्रेजेंट हो आपका, यानी मतलब दूसरे नंबर पर प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डाइड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आपका जो मतलब अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका था ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड, यानी बेंजीन रिंग पर जब COOH ग्रुप पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। और यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को बताते हैं वॉन डर वाल्स बल के बारे में, ठीक है।
नेक्स्ट अब आप लोगों को हम बताते हैं वॉन्डर वॉल्स बल। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए नेक्स्ट है आपका बॉन्ड है वांडर वॉल्स बल। ठीक है, आपको पहला बताया था मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट है आपका वांडर वॉल्स बल, या आप लिख सकते हैं इसको वांडर वॉल्स बंद। ठीक है, तो देखिए जो वॉन्डर वॉल्स बल होता है ये क्या होता है, तो देखिए जो आपका वॉन्डर वॉल्स होता है, क्वेश्चन आया था आपके सॉलिड CO2 में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए जो सॉलिड CO2 होती है या आपकी आइस हुई, ठीक है, सॉलिड CO2 हुई, लाइक आपकी आइस हुई या ग्रेफाइट में आपका वॉन्डर वॉल्स बल प्रेजेंट होता है। मैंने आपको जब कार्बन के अपर रूप पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको ग्रेफाइट के बारे में बताया था। जो ग्रेफाइट होती है इसके दोनों अणुओं के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वॉन्डर वॉल्स बल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो आपकी ग्रेफाइट होती है वो चिकनी होती है। ठीक है, आपने देखिए पढ़ा होगा कि आपकी जो बर्फ होती है वो कैसी होती है, अगर आप एक बर्फ को दूसरे के साथ जब मतलब उसकी रिएक्शंस कराएंगे तो वो एक प्रकार से चिकनी हो जाती है, चिकनी के कारण फिसल जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से ग्रेफाइट में भी आपका वॉन्डर वॉल्स बल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताते हैं जो वॉन्डर वॉल बल होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। वॉन्डर वॉल्स बल विद्युत व ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं कि कुचालक होते हैं। तो देखिए जो आपका वॉन्डर वॉल बल होता है ये विद्युत व ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो आपका वॉन्डर वॉल्स बल होता है ये उदासीन परमाणुओं के मध्य बनता है। ठीक है, आपसे पूछ देगा उदासीन परमाणुओं के मध्य कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उदासीन परमाणुओं के मध्य, उदासीन परमाणुओं के मध्य जो आपका बॉन्ड होता है कौन सा, वांडर वॉल्स बल, वांडर वॉल्स जो आपका बॉन्ड होता है ये पाया जाता है। ठीक है, उदासीन परमाणुओं के मध्य। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, ये मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे आपका हो गया सॉलिड CO2, इसका देखिए इसका काफी बार फॉर्मूला पूछते हैं। सॉलिड CO2 क्या होती है, यानी शुष्क बर्फ। ये आपके किस में प्रेजेंट होती है, ये आपके AC में पाई जाती है। ठीक है, द्रवित अमोनिया हुई, लाइक आपकी सॉलिड CO2 हुई, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सभी आपके AC में प्रेजेंट होते हैं। लाइक आपका सॉलिड CO2 हुई, लाइक आपकी आइस हुई, ठीक है, बर्फ, या आपकी जो ग्रेफाइट की परतें होती हैं, जो ग्रेफाइट की लेयर होती हैं उसमें भी कौन सा बॉन्ड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो आपका वॉन्डर वॉल्स बल होता है ये पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, सॉलिड CO2 में, आइस में तथा ग्रेफाइट की परतों में। ठीक है, देखिए आप लोगों को बताया था आगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसके बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वांडर वॉल्स बल। और ये कैसा फोर्स होता है, एक प्रकार से बताया था आपको, एक प्रकार से कैसा फोर्स होता है, वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, आसानी से टूट जाता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ दिया जाएगा ग्रेफाइट की छड़ों के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वॉन्डर वॉल्स बल पाया जाता है, और ये एक प्रकार से वीक एसिड सॉरी वीक बॉन्ड होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए इसमें आपका छोटा सा टॉपिक है ऑक्टेंट रूल। ठीक है, मैंने आगे बताया नहीं था, थोड़ा सा बता देते थे, आप लोगों को प्रॉपर बताएंगे ऑक्टेंट रूल क्या होता है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताते हैं ऑक्टेंट रूल के बारे में।
नेक्स्ट है आपका ऑक्टेट रूल। अष्टक नियम। तो देखिए ऑक्टेट रूल क्या होता है। तो देखिए ऑक्टेट रूल में क्या होता है, देखिए जो आपका प्रत्येक एलिमेंट है वो स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। प्रत्येक एलिमेंट प्रॉपर तरीके से स्टेबल नहीं होता है। किसी के भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे 5 और किसी के में होंगे 7, किसी के में होंगे 8, ठीक है। तो वो प्रॉपर तरीके से कैसा है, आपका स्टेबल नहीं है। तो उसको स्टेबल करने के लिए जो आपका प्रत्येक एलिमेंट है वो क्या करना चाहता है, जो आपकी अक्रिय गैसें हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। और अपने आप को कैसा करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, ठीक है। तो हमें ऑक्टेट रूल ये बताता है, यानी वे तत्व जिनके अंतिम सबसेल में इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं वो क्या होते हैं, वो अष्टक नियम को फॉलो करते हैं। या उसके लास्ट सबसेल में इलेक्ट्रॉन हो 0, ठीक है, या 2 हो या 8 हो, वह तभी स्टेबल हो सकते हैं जब उनके अंतिम सबसेल में इलेक्ट्रॉन 2 हो या 8 हो या 0 हो, ठीक है। तो वो एक प्रकार से स्टेबल कहलाते हैं, ठीक है। और बाकी के क्या कहलाते हैं, नॉन स्टेबल कहलाते हैं, अस्थायी कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग लिख सकते हैं अष्टक नियम में क्या होता है, वे तत्व जिनके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो, 0 हो, 2 हो, 8 हो, ठीक है। या तो उनके अंतिम सबसेल में इलेक्ट्रॉन 0 हो या 2 हो या 8 हो, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, तो वह अष्टक नियम को फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, या एक प्रकार से कैसे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। जैसे देखिए जो आपकी अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें आगे मैंने बताया था, अक्रिय गैसें क्या होती हैं, जो आपकी अक्रिय गैसें होती हैं ये कैसी होती है, स्टेबल होती हैं, ठीक है। स्टेबल क्यों होती हैं, क्योंकि ये आपका जो ऑक्टेट रूल है उसको ये क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, ठीक है। ऑक्टेट रूल मतलब जिसकी लास्ट सबसेल में इलेक्ट्रॉन 0 हो या 2 हो या 8 हो, ठीक है। और ये जो आपकी गैसें होती हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको जीरो वैलेंट गैस बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनको जीरो वैलेंट गैस या क्या बोलते हैं, शून्य ग्रुप की गैसें कहा जाता है, ठीक है। शून्य ग्रुप की गैसें कहा जाता है, ठीक है। इसको किस में रखा गया है, 18 ग्रुप में रखा गया है। और ये जो आपकी गैसें हैं वो कैसी है, नॉन रिएक्टिव है। कैसी है, अभिक्रियाशील नहीं है, नॉन रिएक्टिव गैसें हैं। और इनकी संख्या देखिए कितनी है, इनकी संख्या 6 है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा अक्रिय गैसों को क्या बोलेंगे, इनको जीरो वैलेंट गैस बोलेंगे या इनको शून्य ग्रुप की गैसें बोलेंगे, ठीक है। और इसको किसमें रखा गया है, 18 ग्रुप में रखा गया है। ये जो गैसें हैं ये आपकी प्रॉपर कैसी है, स्टेबल है, ठीक है। और ये एक प्रकार से कैसी है आपकी गैसें, नॉन रिएक्टिव है, यानी अभिक्रियाशील नहीं है। तो अब आप लोगों को बताते हैं 6 आपकी कौन कौन सी हैं। सबसे पहली आपकी है हीलियम, नेक्स्ट है आपकी नियॉन, नेक्स्ट है आपकी क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, और कौन सी थी आपकी, आर्गन, ठीक है। आपकी हीलियम हुई, नियॉन हुई, और लाइक आपकी क्रिप्टन हुई, जीनॉन हुई, रेडॉन हुई, आर्गन हुई। तो ये सभी एलिमेंट, सॉरी ये आपकी जो गैसें हैं वो कैसी हैं, अक्रिय गैसें हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से स्टेबल गैसें हैं क्योंकि इसकी लास्ट सबसेल में या तो इलेक्ट्रॉन 0 होगा या 2 होगा या 8 होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं हीलियम की लास्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। नेक्स्ट देखिए इसमें जैसे 1s2 हुआ, 2s2 हुआ और 2p6 हुआ, 3s2 हुआ, 2 2 4 6 4 10, 2 2 4 2p6। तो देखिए इसकी लास्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6।
तो आप लोग देख सकते हैं ये सभी गैसें आपकी अक्रिय गैसें कहलाती हैं। हीलियम का यूज किसमें किया जाता है? इनहेलर में किया जाता है, बैलून्स में किया जाता है, ठीक है। और लाइक आपके गोताखोर होते हैं वो भी एक प्रकार से हीलियम का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। जो आपकी नियॉन गैस है इसका यूज एक प्रकार से विज्ञापन में किया जाता है या लाल बत्ती में नियॉन का यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी स्टडी हम प्रॉपर पहले कर चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट पर चेक करके आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका नेक्स्ट था क्रिप्टन। क्रिप्टन का यूज किसमें किया जाता है? देखिए जो आपकी मोबाइल लाइट होती है पीछे की रॉड होती है, ठीक है, तो उसमें क्रिप्टन का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीनॉन। जीनॉन एक प्रकार से आपकी स्ट्रेंजर गैस होती है, ठीक है। ये पूछ देते हैं स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं, तो जीनॉन गैस को बोला जाता है। नेक्स्ट है आपकी रेडॉन। एक प्रकार से रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और इसका यूज एक प्रकार से रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है आर्गन, जिसका जो एक प्रकार से आपकी ऐसी गैस है जो वातावरण में बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। एक प्रकार से अक्रिय गैस है, मोस्टली टायर भरने में आर्गन गैस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये मोस्टली पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इसकी पूरी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताते हैं हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर एवं वाटर के बारे में बताते हैं, ठीक है। देखिए इससे क्वेश्चन आते हैं, हार्ड वाटर हुआ आपका, ठीक है, आपका सॉफ्ट वाटर हुआ, इसकी कठोरता को आप किस तरीके से दूर करेंगे। आपका जो हार्ड वाटर हुआ इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, इसमें कौन सी अशुद्धि पाई जाती है। लाइक आपका जो भारी जल हुआ यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके जल से, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बता रहे हैं हम जल के बारे में। जल, वाटर। तो देखिए जो आपका जल होता है इसको 3 भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। तो सबसे पहला है आपका हार्ड वाटर, ठीक है, पहला आपका क्या है, हार्ड वाटर। नेक्स्ट है आपका सॉफ्ट वाटर। आपका पहला है हार्ड वाटर जिसको बोलते हैं कठोर पानी या कठोर जल, इसको बोलेंगे मृदु जल, और इसको बोलेंगे हैवी वाटर। हैवी वाटर मतलब भारी जल। तो देखिए सबसे पहले अब हम आप लोगों को बताते हैं कठोर जल के बारे में, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा जो कठोर जल होता है, या आपको दे देंगे कि निम्न में से ऐसा कौन सा मतलब जल होता है जिसमें झाग नहीं होता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बताते हैं हम, ठीक है। तो देखिए जो आपका कठोर जल होता है, जैसे आपका समुद्र का पानी हुआ, ठीक है, या आप कह सकते हो खारा पानी। तो खारा पानी आपका कैसा होता है, एक प्रकार से आपका जो खारा पानी है इसको ही क्या बोलते हैं, खारा पानी, इसको ही बोलते हैं आपका कठोर जल, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं मैराइन वाटर, समुद्र का जो पानी होता है उसको कठोर जल बोलते हैं, ठीक है। आपने पिया होगा खारा पानी, आपको कैसा लगता है पीने में, एक प्रकार से कड़वा सा लगता है, वो क्यों लगता है, उसका कारण क्या है, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें अनेक प्रकार से इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट आयन पाए जाते हैं, ठीक है, आपके कार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके सल्फेट आयन पाए जाते हैं, और नेक्स्ट आपके बाई कार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में मतलब दे देगा कि जो मतलब कठोर जल है, कठोर जल में कौन सी इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कठोर जल में आपके कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट आयन, ठीक है, सल्फेट आयन लाइक बाई कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होते हैं। जैसे इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, जैसे बाई कार्बोनेट आयन CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, नेक्स्ट आपका है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, और नेक्स्ट आपका है कैल्शियम सल्फेट। तो ये जो इम्प्योरिटीज है ये आपके कठोर जल में पाई जाती हैं, जिससे आपका जो कठोर जल है वो इम्प्योरिटीज से भरा हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका जो मतलब आपका कठोर जल होता है ये कभी भी साबुन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये एक प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है, ये
साबुन के साथ झाग नहीं देता है, साबुन के साथ झाग नहीं देता है। ये साबुन के साथ झाग नहीं देता है, ठीक है। तो देखिए इसकी दो कठोरताएं होती हैं, एक इसकी स्थायी कठोरता होती है, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा जो अस्थायी कठोरता है इसको दूर करने के लिए क्या किया जाए कि इसकी अस्थायी कठोरता जो मतलब जल की है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो देखिए जो आपका खारा पानी है इसकी दो मतलब होती हैं, एक तो होता है अस्थायी कठोरता, अभी आप लोगों को बताएंगे हम अस्थायी कठोरता क्या होती है, इसको किस तरीके से दूर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है स्थायी कठोरता। तो देखिए अब आप लोगों को बताते हैं अस्थायी कठोरता को दूर करना किस तरीके से आप दूर करेंगे अस्थायी कठोरता को। तो देखिए जल की अस्थायी कठोरता को किस तरीके से दूर किया जाता है, जो इसकी टेम्परेरी हार्डनेस होती है, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस को किस तरीके से रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है, जब इसको हीट कर दिया जाए, ठीक है, जैसे हीट कर दिया जाए, जैसे हमने क्या किया कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया, ठीक है। जब हमने इसको गर्म कर दिया, जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये गर्म करने पर क्या हो जाएगा, जो आपकी CO2 है वो एक प्रकार से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट रुकिए। तो देखिए अब बात कर रहे थे जब हमारा जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट था तो हमने जब इसको हीट किया जिसके फलस्वरूप जो आपकी CO2 थी ये क्या हो गई, रिलीज हो गई, जिसके फलस्वरूप आपका जो पानी था वो कैसा हो गया, शुद्ध हो गया, ठीक है। क्योंकि इम्प्योरिटीज में जो आपकी CO2 गैस थी वो रिलीज हो गई जिससे आपका पानी प्योर हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो मतलब टेम्परेरी हार्डनेस है वो उसको किस तरीके से मतलब एक प्रकार से रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के हीट करने से जो आपकी CO2 गैस है उसको रिलीज कर दिया जाएगा और आपका पानी है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेथड था टेम्परेरी हार्डनेस का। अब बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस, स्थायी कठोरता को आप किस तरीके से दूर करेंगे। तो देखिए जिसके लिए हमारी एक प्रोसेस है जियोलाइट प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस। तो देखिए आपकी जियोलाइट प्रोसेस क्या होती है, इस तरीके से देखिए जो आपका जियोलाइट होता है, ठीक है। इसमें आपकी क्या प्रेजेंट है, आपकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, लाइक आपका MgSO4, लाइक आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है। और लाइक आपका है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सभी इम्प्योरिटीज इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोरस कैटालिस्ट। आपसे पूछ दिया जाएगा जो मतलब आपका जियोलाइट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको पोरस कैटालिस्ट बोलते हैं, ठीक है। जियोलाइट का फॉर्मूला देखिए, मोस्टली इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट SiO2 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो देखिए इसको परमानेंट जो आपकी हार्डनेस है उसको जियोलाइट प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है NaAlSiO2 का होल थ्राइस, ठीक है, इसमें थ्राइस था। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार से पोरस कैटालिस्ट होता है। ये क्या करता है, ये आपकी जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी आपकी इम्प्योरिटीज है इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे एक प्रकार से ये स्पंज की तरह एक प्रकार से कैसा हो जाता है, मोटा टाइप का हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। स्वेलिंग सी पड़ जाती है क्योंकि जो इम्प्योरिटीज होती है उनको ये ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो जिसके फलस्वरूप आपका जो पानी होता है वो एक प्रकार से कैसा हो जाता है, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के द्वारा हमने क्या किया, जो आपका हार्ड वाटर था, हार्ड वाटर वो किसमें कन्वर्ट हो गया बताइए, सॉफ्ट वाटर में, ठीक है।
आपसे ये पूछ देगा, इसमें पूछती जाती है आपकी जो मतलब जियोलाइट है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो NaAlSiO2 का होल थ्राइज, और इसको क्या बोलते हैं, इसको पोरस कैटालिस्ट बोलते हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिए। तो आपको सॉफ्ट वाटर तो पता ही होगा, जिसमें आपकी कोई भी इम्प्योरिटीज प्राप्त ना हो, एक प्रकार से आपका पानी कैसा हो, शुद्ध हो, ठीक है, तो उसको सॉफ्ट वाटर बोलेंगे, या आप इसको मीठा जल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को नेक्स्ट हम बताते हैं भारी जल के बारे में। देखिए भारी जल से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका भारी जल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हैवी वाटर। तो देखिए आपका हैवी वाटर क्या होता है, भारी जल क्या होता है। तो देखिए जब आपका जो साधारण पानी है, जब उसका वैद्युत अपघटन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हैवी वाटर का निर्माण होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि जब आपका जो भी साधारण पानी है, जब उसका एक प्रकार से वैद्युत अपघट्ट किया जाता है, साधारण पानी का जब वैद्युत अपघट्ट किया जाता है, तो किसका निर्माण होता है, जो आपका हैवी वाटर है उसका निर्माण होता है, ठीक है। इसकी खोज देखिए किसने की, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। भारी जल की खोज की थी यूरे नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। यूरे नामक साइंटिस्ट ने 1932 ईस्वी में किसकी खोज की, भारी जल की खोज की, और उन्होंने बताया इसको एक प्रकार से क्या बोलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक प्रकार से D2O बोला जाता है, ठीक है। क्या नाम है इसका, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको ड्यूटीरियम ऑक्साइड बोलते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य काफी बार पूछते हैं। तो देखिए ड्यूटीरियम ऑक्साइड क्या करता है, एक प्रकार से डीमोडुलेटर की तरह वर्क करता है, या आप हिंदी में लिख लो डायरेक्ट इसको। इसका कार्य क्या होता है, ये मंदक की तरह वर्क करता है, डीमोडुलेटर, मंदक की तरह। तो देखिए मंदक क्या होता है, आगे आप लोगों को बताया था, जब आपकी जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, आपकी जो भी मतलब एक प्रकार से प्रोसेस थी न्यूक्लियर फिजन, एक तथा एक थी न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखिए आपकी जो मतलब न्यूक्लियर फिजन में आपकी प्रोसेस थी नियंत्रित तथा अनियंत्रित, यानी नियंत्रित जिसको कंट्रोल कर लिया जाए, या जिसमें एक प्रकार से आपका मंदक लग जाए, ठीक है। और अनियंत्रित अभिक्रिया क्या थी, जिसमें आपका कोई भी प्रकार से मंदक ना लगे, या प्रोसेस आगे इस तरीके से बढ़ती ही रहे, तो उसको बोलेंगे अनियंत्रित अभिक्रिया। तो नियंत्रित अभिक्रिया में जो आपका D2O था, वो एक प्रकार से किसकी तरह वर्क कर रहा था, मंदक की तरह वर्क कर रहा था, ठीक है, यानी किसी काम में बाधा डाल रहा था, आगे बताया था आप लोगों को। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को बताते हैं जो आपका नॉर्मल वाटर है और लाइक आपका जो है भारी वाटर है, ठीक है, इसमें आपका मेन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए जो आपका भारी जल होता है और एक आपका होता है नॉर्मल वाटर, देखिए इससे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जो आपका भारी जल होता है, यानी जो आपका हैवी वाटर होता है, इसका क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बताइए कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी ऐसा बिंदु, मतलब जिस पर कोई जो आपकी वस्तु है वो कैसी हो जाए, मेल्ट हो जाए, ठीक है, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। कोई भी कंपाउंड है वो आपका कैसा हो जाए, मेल्ट हो जाए, ठीक है।
तो देखिए जो आपका हैवी वाटर होता है इसका जो गलनांक बिंदु होता है वो कितना होता है, 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका नॉर्मल वाटर होता है इसका कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आगे आप लोगों को बताया था कि मतलब जो नॉर्मल वाटर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका कितना होता है, 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखिए जो आपका हैवी वाटर होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो नॉर्मल वाटर होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। मोस्टली मतलब नॉर्मल वाटर का पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका जो मतलब मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट वो हैवी वाटर का कितना होता है, 20.08 होता है, ठीक है। और जो नॉर्मल वाटर है इसका कितना होता है, पता होगा आप लोगों को, 18 होता है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल वाटर क्या होता है, तो देखिए जो नॉर्मल वाटर है इसके 6000 मोल जब आपस में रिएक्शन करते हैं, यानी जो इसके 6000 मोल है वो 1 मोल D2O के बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए जो मतलब आपका D2O है इसको भारी जल बोलते हैं, यानी इसके जो 6000 मोल जो होते हैं वो 1 मोल के बराबर होते हैं, किसके, D2O के बराबर होते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अब आप लोगों को थोड़े फैक्ट बताते हैं, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कि समुद्री जल आपका खारा क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है, ऐसा क्या पाया जाता है कि आपका समुद्री जल खारा होता है, बताइए आप लोग, समुद्री जल आपका खारा क्यों होता है। तो देखिए आपका फैक्ट है ये, समुद्री जल आपका खारा क्यों होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, इसका कारण क्या होता है, समुद्री जल खारा क्यों होता है। तो बताइए समुद्री जल खारा क्यों होता है। अब आप लोग बताएंगे इसका पीएच मान 8 होता है इसलिए खारा होता है, लेकिन ये इसका कारण नहीं होता है, ठीक है। इसका कारण नहीं होता है, आप लोग बता देते हैं पीएच कितना होता है इसका, 8 होता है। कैसे नेचर में होता है, बेसिक नेचर में होता है। या आप इसको बोल सकते हैं क्षारीय, मतलब क्षारीय प्रकृति का जो आपका समुद्री जल होता है वो होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये आपका इस प्रकार से समुद्र होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपके क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवधारी पाए जाते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीवधारी कौन कौन से पाए जाते हैं, मेड्यूसा पाया जाता है आपका सूक्ष्म जीवधारी, इसका नाम आया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉलिप पाया जाता है, ठीक है। ये आपके दो सूक्ष्म जीवधारी पाए जाते हैं जो एक प्रकार से सिम्बायोटिक रिलेशन को शो करते हैं। सिम्बायोटिक क्या होता है, जब एक जीवधारी दूसरे जीवधारी को लाभ पहुंचाए, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा, आप लोगों को बताया था लाइकेन में कि जो मतलब एल्गी तथा फंजाई के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो आपकी जो मतलब इसमें क्या होता है सिम्बायोटिक में, जब एक जीवधारी दूसरे जीव को लाभ पहुंचाए, यानी कुछ बेनिफिट इससे इसको और कुछ बेनिफिट इससे इसको, ठीक है। तो मेड्यूसा तथा पॉलिप आपका सिम्बायोटिक जो रिलेशन है इसको शो करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो समुद्री जल है, यानी जो आपका मैराइन वाटर है होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें आपका NaCl प्रेजेंट होता है, ठीक है। NaCl प्रेजेंट होता है। तो देखिए जो आपकी मतलब मेड्यूसा तथा पॉलिप होते हैं, ये क्या करते हैं, जो आपकी क्लोरीन होते हैं उसको ये खा जाते हैं, ठीक है। क्लोरीन को क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, जिससे आपका जो समुद्री जल है वो कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है, ठीक है। नमक के कारण खारा नहीं हुआ है, क्योंकि क्या किया, मेड्यूसा पॉलिप ने क्या किया, क्लोरीन को क्या कर लिया, खा लिया, जिसके फलस्वरूप आपका जो मैराइन वाटर है वो कैसा हो गया, खारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे एक बनता है, आपको पता होगा कि मतलब बताइए कि गिरते हुए पानी की जो बूंदें होती हैं वो किस कारण एक प्रकार से गोल हो जाती हैं, राउंड हो जाती हैं, उसका कारण क्या होता है। तो बताते हैं अभी आप लोग को। वैसे आपको पता होगा, ये क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा जाता है कि कोई भी बूंद है अगर वो गिर रही है और अगर वो राउंड मतलब गोल में हो जाए, गोल शेप में हो जाए, तो उसका कारण क्या होता है। जैसे इंपॉर्टेंट है ये, गिरती हुई बूंद का आकार,
गिरती हुई बूंद का गोल होना। तो देखिए जब आपकी बूंद एक प्रकार से बारिश की बूंद गोल हो जाती है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव के कारण वो कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है। ठीक है, किस कारण हो जाती है? पृष्ठ तनाव के कारण जो आपकी बूंद है वो गोल हो जाती है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन आता है कि आपका जो H2S है इससे ये इसकी स्मेल क्या होती है? ठीक है, तो आपका जो H2S है इससे एक प्रकार से रोटन एग के समान स्मेल आती है। रोटन एग मतलब सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है। सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आता है कि जब कभी भी आपका एसिटिक एसिड इथिल एल्कोहल से रिएक्शन करता है जिसके फलस्वरूप आपका एसीटेट बन जाता है। ठीक है, एथिल एसीटेट बन जाता है, तो एथिल एसीटेट में कैसी स्मेल आती है? ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। तो देखिए जो आपका एथिल एसीटेट होता है इसमें एक प्रकार से फलों के समान जैसी गंध आती है। कैसे? फलों के समान, फलों के समान जैसी गंध आती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि जब आपकी जो चींटी होती है वो एक प्रकार से कतार में क्यों चलती है, इसका कारण क्या होता है? तो ये चींटियां क्या करती हैं? फेरोमोन को स्रावित करती रहती हैं। ठीक है, आंट क्या करती हैं? जो मतलब फेरोमोन होता है, जो केमिकल होता है उसको ये क्या करती हैं? स्रावित करती रहती हैं। ठीक है, फेरोमोन को जब ये स्रावित करती रहती हैं जिससे ये एक प्रकार से एक कतार में चलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है जो मोस्टली पेपर में पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन बायो का है लेकिन बताते हैं हम, इसमें आपका है इसलिए बता रहे हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है? ठीक है, तो देखिए जैसे आपका कोई प्लांट है, सपोज दैट जैसे एक प्लांट है, ठीक है, तो आपका ये इस तरीके से प्लांट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आपका जो जल है यानी रूट के थ्रू हमें जल को ऊपर पहुंचाना है, तो किस मेथड के थ्रू आप रूट को मतलब फ्लावर तक पहुंचाएंगे? ये आपकी क्या है? रूट है। ठीक है, ये आपकी क्या है? लीव है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जो आपका जल है उसको पहुंचाना है, H2O को कहां तक पहुंचाना है? आपके फ्लावर तक पहुंचाना है। तो किस मेथड के थ्रू पहुंचाया जाएगा? ठीक है, तो देखिए इसमें आपकी प्रोसेस लगती है ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो आपका मतलब जल होता है वो रूट के थ्रू कहाँ पहुंचाया जाता है? लीफ में पहुंचाया जाता है या फ्लावर में पहुंचाया जाता है। ठीक है, आप इसमें देखिए कैपिलरी वाटर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें आपकी प्रोसेस का यूज होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है? जैसे इस तरीके से आपका एक बीकर है। ठीक है, आपका बीकर है, इसमें एक प्रकार से ये कौन सी मेम्ब्रेन है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। इसको बोला जाता है अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, ये एक प्रकार से इसमें प्रेजेंट होती है। और इसमें देखिए क्या प्रेजेंट होता है? इसमें एक प्रकार से आपका जल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? H2O प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है? इसमें आपका एक प्रकार से नमक प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? आपका साल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है? जब अधिक सांद्रता वाले अणु क्या होते हैं? कम सांद्रता वाले अणु की ओर विस्तृत हो जाते हैं, तो उसको ही ऑस्मोसिस प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अब आपका जो NaCl है वो क्या करेगा? एक प्रकार से ये ऊपर तक भरा हुआ होता है और ये इसमें प्रवेश करता रहता है। ठीक है, ये एक प्रकार से आपकी कंसंट्रेशन कैसी है? अधिक सांद्रता है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन आपकी कैसी है? अधिक सांद्रता वाले अणु। जब आपके अधिक सांद्रता वाले जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं? कम सांद्रता वाले अणु की ओर विस्तृत होते हैं,
उसको ही क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अधिक सांद्रता वाला है, यदि आपका कैसा हो, कम सांद्रता वाला हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको ऑस्मोसिस विसरण यानी परासरण बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, अधिक सांद्रता वाले अणु जब कम सांद्रता वाले अणुओं की ओर विस्तृत हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोला जाता है। तो देखिए जिसके थ्रू जो आपका H2O है वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है और ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू फ्लावर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आपका जल का क्वेश्चन बना, तो उसको आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आया था कि मतलब सिलेक्ट जो आपकी सिलेक्टिव एक प्रकार से होती है परमेबल मतलब मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं चयनात्मक अर्ध पारगम झिल्ली, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और या इसका दूसरा नाम होता है सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यानी चयन अर्ध पारगम झिल्ली। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम होता है, ये पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। और वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। केमिकल बॉन्डिंग आपकी पूरी खत्म हो गई है। नेक्स्ट देखिए वीडियो में आगे आप लोगों को जो आपका लास्ट चैप्टर है, इसके बाद 2 चैप्टर और बचे हैं, आपका अयस्क और नेक्स्ट आपका रासायनिक साम। ठीक है, इसके बारे में प्रॉपर स्टडी कराएंगे और इसके बाद आपके जो MCQ क्वेश्चन है उनके बारे में प्रॉपर स्टडी कराई जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लोगों को मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।